आज हम आपको एक जापानी स्प्लैटर गॉरे फिल्म द मशीन गर्ल की स्टोरी बताने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में कुछ हाई स्कूल के लड़के एक कमजोर लड़के को तंग कर रहे होते हैं। वे उसके सिर पर एक सेब रखकर चाकू से निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये सोचे बिना कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। तभी एक लड़की जिसका नाम एमी है आकर उन्हें रोकती है। एमी उन बदमाशों के खिलाफ आवाज उठाती है और उस लड़के की मदद करने की कोशिश करती है। एमी उन्हें अपनी और अपने छोटे भाई यू की फोटो दिखाती है। यू की मौत भी ऐसे ही बदमाशों के कारण हुई थी। उसे कुछ ऐसे ही लड़कों ने मार डाला था जो दूसरों को परेशान करने में मजा लेते थे। बदमाशों को एमी का उन्हें सबक सिखाने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनका लीडर एमी को रोकने की कोशिश करता है और चाकू लेकर उस पर हमला करता है। एमी तुरंत एक सिकल निकालती है और बिना सोचे समझे उसका हाथ काट देती है। ये देखकर बाकी के दोस्त घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी एमी उन्हें दिखाती है कि उसका लेफ्ट हैंड भी गायब है। ये देखकर वे सोचते हैं कि उसे हराना आसान होगा। वे चाकू से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एमी अपने कटे हुए हाथ की जगह मशीन गन लेकर आ जाती है। वह पूरी गैंग पर हमला करती है और उन्हें खत्म कर देती है। बाद में वह उस डरे हुए लड़के के पास जाती है जिसे पहले परेशान किया जा रहा था। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन लड़का उसकी सिंपैथी नहीं चाहता। उसके लिए एमी एक किलर है। फिर हमें 6 महीने पहले की कहानी दिखती है। एमी अपने दोस्त के साथ स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। वह खुश और चुलबुली है, जो उसकी आने वाली स्ट्रिक्ट इमेज से बिल्कुल अलग है। स्कूल के बाद वह और उसका छोटा भाई यू साथ में घर जाते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा और मजबूत है। यू मस्ती में एमी से पैसे मांगता है क्योंकि वह एक नया वीडियो गेम खरीदने के लिए बेताब है। एमी थोड़ी रिलक्टेंट होती है, लेकिन तब वह मान जाती है जब यू सारे घर के काम करने का प्रॉमिस उससे करता है। रात को पता चलता है कि पैसे असल में वीडियो गेम के लिए नहीं थे। यू अपने सबसे अच्छे दोस्त ताकेशी से मिलता है, जिसने भी अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लिए थे। दोनों एक गैंग के ठिकाने पर जाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। गैंग का लीडर एक बेरहम लड़का किमुरा है। किमुरा को दिए गए पैसे उसकी होप से कम लगते हैं। इसके चलते वह यू और ताकेशी दोनों को पीटता और बेइज्जत करता है। वे डर के मारे चुपचाप मार सह लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि काउंटर अटैक से हालात और बिगड़ सकते हैं। गैंग लीडर किमुरा उनके पैसे जला देता है, ये दिखाने के लिए कि वह उन पर हावी है। अगली सुबह एमी यू को उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर सरप्राइज देती है। दोनों भाई बहन अकेले रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनके पेरेंट्स पर झूठा मर्डर का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर ली। एमी यू के चेहरे पर चोटों के निशान देखती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुए। वह यू की चिंता करती है, लेकिन यू बात को टालने की कोशिश करता है। कई बार पूछने के बाद वह बहाना बनाता है कि उसने किसी से लड़ाई की, लेकिन असली कारण नहीं बताता। एमी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और यू से कहती है कि अग्रेसिव लोगों से दूर रहे। किमुरा का डैड ryuji एक खतरनाक माफिया लीडर है जो अपने फैमिली कस्टम्स को लेकर बहुत सख्त है। वह अपने बेटे किमुरा को लड़ाई की ट्रेनिंग देता है ताकि वह भी अपने पूर्वजों की तरह निर्दयी बन सके। यहाँ तक कि ryuji किमुरा को अपना खून पीने पर भी मजबूर करता है ताकि वह अपनी फैमिली की जानवर जैसी खूबियों को विरासत में ले सके। हालांकि ऐसा लगता है कि इस तरह खून पीने से उसे केवल डिजीजेस ही मिलेंगी। एक दिन जब ये अजीब सा रिवाज निभाया जा रहा होता है, उनके घर की नौकरानी नाश्ते के लिए पूछने आ जाती है। ryuji को लगता है कि उसकी अपीयरेंस से रिवाज खराब हो गया और वह गुस्से में लाल हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि किमुरा अपने गैंग से मिलने बाहर जा रहा है। जाते समय वह अपनी माँ से मिलता है, जो उसे खुशी खुशी दिन की बेस्ट विशेस देती है। लेकिन जैसे ही किमुरा चला जाता है, उसकी माँ नौकरानी को बेरहमी से मार देती है। उसे ryuji को रोकने के लिए सजा देती है। नेक्स्ट सीन में यू ताकेशी के घर जाता है। दोनों दोस्त मिलते हैं, लेकिन ताकेशी की माँ मिकी अपने बेटे को यू से दूर रहने का ऑर्डर देती है। मिकी को लगता है कि यू के माता पिता किलर्स थे और वह नहीं चाहती कि उसका बेटा यू के बुरे इफेक्ट में पड़े। हालांकि दोनों लड़के मिकी की बात को नजरअंदाज करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एमी और उसकी दोस्त बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद एकेडमी के बाहर होते हैं। तभी वे देखते हैं कि यू और ताकेशी सड़क पर भाग रहे हैं और उनके पीछे किमुरा
और उसकी गैंग गालियां देते हुए उनका पीछा कर रहे हैं। एमी समझ जाती है कि उसका भाई मुश्किल में है और वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। रास्ते में एमी का सामना कुछ गलत इरादों वाले आदमियों के एक ग्रुप से होता है। वे सोचते हैं कि एमी जैसी शॉर्ट लड़की को हराना आसान होगा, लेकिन एमी अपने सेल्फ डिफेंस की बेहतरीन स्किल्स दिखाकर उन्हें गलत साबित कर देती है। इसी बीच किमुरा और उसकी गैंग ने ताकेशी और यू को पकड़ लिया होता है। वे उनसे और पैसे मांगते हैं, लेकिन दोनों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। किमुरा एमी का मजाक उड़ाता है, जिससे यू को गुस्सा आ जाता है। पहली बार यू किमुरा के खिलाफ खड़ा होता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किमुरा उसे आसानी से हरा देता है। अंत में किमुरा और उसकी गैंग यू और ताकेशी को एक बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार देते हैं। जब एमी वहां पहुंचती है तो उसे अपने भाई की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी मिलती है। वह दुख और गुस्से से चीखती और रोती है। कुछ दिनों बाद एमी ताकेशी के घर जाती है ताकि उसके पेरेंट्स से सिंपैथी एक्सप्रेस कर सके, लेकिन मिकी यू और एमी को ताकेशी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। दोनों बच्चों की मौत को बिना जांच के सुसाइड का मामला डिक्लेयर कर दिया जाता है। एमी मिकी और उसके हस्बैंड सुगा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें उससे कोई सिंपैथी नहीं होती। एमी मिकी और उनके हस्बैंड सुगा से बार बार कहने की कोशिश करती है कि वे उसकी मदद करें, लेकिन मिकी उसे लगातार ठुकराती है और यू की मौत के लिए उसे ही दोषी ठहराती है। घर लौटने के बाद एमी अपने भाई के सामान की तलाश करती है और तभी उसे उसकी एक डायरी मिलती है। इसमें यू ने अपने दर्द और तकलीफों को एक्सपांशन से लिखा है। डायरी पढ़ते हुए एमी अपने आंसू रोक नहीं पाती। यू ने डायरी में बदमाशों के नाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन उसने गैंग के एक मेंबर रयोता का जिक्र जरूर किया था। अगले दिन एमी रयोता के घर जाती है और उससे पूछती है कि गैंग का लीडर कौन है। रयोता उसकी चिंता को नजरअंदाज करता है और केवल यू की मौत के लिए माफी मांगकर चला जाता है। रयोता का डैड समझ जाता है कि एमी उसके बेटे के खिलाफ है। जब उसे पता चलता है कि एमी के पास रयोता के क्राइम में शामिल होने के सबूत हैं, तो वह उसे मारने की कोशिश करता है। रयोता की माँ भी इस लड़ाई में शामिल हो जाती है और एमी का हाथ स्टोव पर रखे गर्म तेल के पैन में डाल देती है, लेकिन एमी किसी तरह खुद को बचाती है और रयोता के डैड पर गर्म पानी फेंककर वहाँ से भाग जाती है। उस रात एमी चुपके से रयोता के कमरे की खिड़की से अंदर घुसती है। वह एक सिकल उसके गले पर रखकर उससे पूछती है कि गैंग का लीडर कौन है। अपनी जान बचाने के लिए रयोता बताता है कि किमुरा ने उसके भाई को मारा है। यह सुनकर एमी शुक्रिया करने के लिए उसकी गर्दन काट देती है। रसोई में रयोता की माँ खाना बना रही होती है, तभी लाइट्स चली जाती है। जब लाइट्स वापस आती हैं, तो वह अपने बेटे का कटा हुआ सिर देखकर चीख उठती है। एमी उसके पीछे ही खड़ी होती है और उसे भी मार डालती है। इसके बाद वह रयोता के पिता को अपने ही बेटे के खून में नहलाने पर मजबूर करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किमुरा की फैमिली की क्रूरता दिखती है। एक नया शेफ गलती से किमुरा पर सूप गिरा देता है। परिवार इसे अनादर मानता है, भले ही ये गलती से हुआ हो। सजा के रूप में किमुरा की माँ वायलेट शेफ से कहती है कि वह अपनी सभी उंगलियां काटे और उन्हें खाए। इसके बाद किमुरा वॉशरूम जाने के लिए बहाना बनाता है। वहाँ पहुंचकर वह एक गार्ड को मरा हुआ पाता है, जिसकी गर्दन कटी हुई है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वह छत पर एमी को देखता है। एमी अब किमुरा का सामना करने के लिए तैयार थी। एमी किमुरा पर झपटती है और उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी उसके पिता और गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वायलेट किमुरा की माँ उस पर हमला करती है और गार्ड्स भी उस पर लगातार गोलियां बरसाते हैं, लेकिन एमी किसी तरह खुद का बचाव करते हुए फिर से किमुरा को पकड़ लेती है। जैसे ही वह उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, ryuji किमुरा का पिता एक तलवार तेजी से फेंकता है, जो एमी के एक हाथ को दीवार से चिपका देती है। नेक्स्ट सीन में एमी के हाथ छत से बंधे होते हैं और गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटते हैं। वायलेट चाहती है कि उसका पति एमी को तुरंत मार डाले, लेकिन ryuji उसे भयानक दर्द देकर मारना चाहता है। वह पहले उसकी सभी उंगलियां काट देता है और गलती से उसका बायां हाथ भी काट देता है। एमी दर्द और तकलीफ में चीखती है, जबकि गैंग के लोग इस पर हंसते हैं। कुछ समय बाद
वायलेट एक गार्ड को एमी की जान लेने के लिए भेजती है, लेकिन एमी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे फंसा लेती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देती है। फिर वह वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह वायलेट को गैंग के लोगों का मर्डर और एमी के भागने के बारे में पता चलता है। वायलेट अपने पति पर गुस्सा होती है कि उसने एमी को मारने का मौका गवा दिया। एमी के पास अब कोई सहारा नहीं होता, इसलिए वह ताकेशी के घर पहुंचती है। ताकेशी के पेरेंट्स उसे अपनी दुकान के बाहर बेहोश पाते हैं। वे तुरंत उसे अंदर ले जाते हैं, उसके घावों की देखभाल करते हैं और उसकी चोटों से उबरने में उसकी मदद करते हैं। कुछ हफ्तों बाद एमी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और मिकी को ताकेशी की मौत का कारण बताती है। वह मिकी को समझाने में सक्सेस रहती है कि वह हत्यारों को मारने में उसकी मदद करे। इसके बाद दोनों ट्रेनिंग शुरू करती है। मिकी का हस्बैंड, जो एक स्किल्ड मैकेनिक है, एमी के कटे हुए हाथ को एक खतरनाक हथियार में बदलने की प्लानिंग बनाता है। वह एक मशीन गन को एमी के लेफ्ट हैंड को हुक में फिट करने के लिए मॉडिफाई करता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद मिकी आस पड़ोस में जाकर गैंग के लोगों पर नजर रखती है। उसे पता चलता है कि ryuji और उसकी फैमिली अपने पुराने घर को छोड़ कहीं और चले गए हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। मिकी को ये नहीं पता होता कि ryuji का एक गार्ड उस पर नजर रख रहा है। मिकी घर लौटकर एमी को सब कुछ बताती है। जैसे ही वे अपनी अगली प्लानिंग पर चर्चा कर रही होती हैं, ryuji द्वारा भेजे गए कुछ गैंगस्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब एमी और मिकी दोनों ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और दुश्मनों से लड़ने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। वे उन पर पलटवार करते हैं और सक्सेसफुली उन्हें हराते हैं। एमी अपनी मशीन गन को फिट करती है और गोलियां बरसाना शुरू करती है। दुश्मन गैंग पूरी ताकत से मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। मिकी और एमी अपने नए हथियार और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके गैंग के लोगों को एक एक करके हरा देती है। जब गैंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो ryuji खुद मैदान में उतरता है। वह एमी पर निशाना साधता है, लेकिन मिकी उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। एज अ रिजल्ट मिकी पर हमला होता है और उसकी एक टांग कट जाती है। वह दर्द से कराहती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने से इनकार कर देती है। मिकी एमी को उनके ट्रेनिंग के मकसद को पूरा करने और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इंस्पायर करती है। मिकी अकेली पड़ जाती है और ryuji का एक आदमी उस पर हमला करता है। अपनी इंजर्ड हालत में वह लड़ने में सक्षम नहीं होती, इसलिए वह एक बेहतर योजना बनाती है। वह अपनी कटी हुई टांग पर एक चेनसो फिट करती है और दुश्मन पर हमला करके उसे मार देती है। हालांकि खून ज्यादा बहने की वजह से वह भी अपनी जान गंवा देती है। दूसरी तरफ एमी ryuji को ढूंढती है और अपने हथियार से उस पर हमला करती है, जिससे उसकी तत्काल मौत हो जाती है। अब एमी के सामने केवल वायलेट और किमुरा बचे होते हैं। वह वायलेट को ढूंढती है और उस पर चेनसो से हमला करती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। वायलेट अपने खास आयरन ब्रा हथियार का खुलासा करती है, जो उसे बचाने और ड्रिल की तरह काम करने में सक्षम है। वायलेट एमी को गले लगाकर उसे ड्रिल से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमी पलटवार करती है और वायलेट का वेपन तोड़ देती है। किमुरा अपनी माँ को कॉन्फ्लिक्ट करते देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन एमी उसे मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो वायलेट को भी खत्म कर देती है। एमी आखिरकार अपने भाई की मौत का बदला लेती है। वह यू की आत्मा से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यू की आत्मा उसे पास खड़े होकर देखती है और उसकी बहादुरी के लिए उसको अप्रिशिएट करती है। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।